समुद्र के तल के पास वायु बहुत ज्यादा मात्रा में है तो ट्रैफिक ज्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ट्रैफिक कम होता जाता है। अटलांटिक महासागर बहुत दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है और आदर्श स्थिति प्रदान करता है। मतलब कोई सामान हम दूसरे देशों से अपने देश में मंगा रहे हैं वो आयात होता है, और कोई सामान अपने देश से दूसरे देशों में भेज रहे हैं उसको निर्यात कहते हैं, क्लियर, एक्सपोर्ट कहते हैं। दो बड़ा बड़ा स्थलखंड यदि आपस में जुड़ते हैं एक संकरे भाग से तो उसको कहते हैं हम लोग स्थल संधि। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 यानी कि क्लास 6 भूगोल का चैप्टर नंबर 5 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक का नाम है आप यहाँ पर देख सकते हैं, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हमारे पूरे सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा अद्भुत ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, और इसका कारण है कि पृथ्वी पर भूमि, जल और वायु का होना, जिसकी वजह से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो जीवन को संभव बनाता है। तो आप देख सकते हैं पृथ्वी का जो ठोस सतह है, पृथ्वी के सतह पर जो ठोस भाग है उसको भूमंडल कहते हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर हम लोग घर बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, खेती करते हैं। और पृथ्वी के ऊपर जितने भी जल की अवस्थाएं हैं, जैसे कि वो महासागर का जल हो, भूमिगत जल हो, नदी का जल हो, झीलों का हो, बर्फ हो, हिम नदियां हो, या फिर वायुमंडल में उपस्थित जो जल वाष्प हो, वो सारी जल को सम्मिलित रूप से हम जलमंडल का नाम देते हैं, हाइड्रोस्फीयर का नाम देते हैं। और पृथ्वी के चारों तरफ से जो गैसों का आवरण घेरे रखता है, जो वायु का चारों तरफ से आवरण रहता है, जो पृथ्वी को ढके रहता है, उसको वायुमंडल कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे कई सारे गैसें मौजूद हैं जो हमारे जीवन के लिए अनुकूल साबित होते हैं। और ये तीनों मंडल के होने की वजह से, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, इन तीनों मंडल के होने के वजह से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है पृथ्वी के ऊपर, एक ऐसा वातावरण बनता है जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन संभव हो पाता है। तो अगला जो हमारा मंडल होगा वो होगा जीवमंडल, जिसको कहेंगे बायोस्फीयर, जिसमें जीवों के कई सारे रूप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इन चारों मंडलों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। इसी को कहते हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ये प्रमुख परिमंडल है पृथ्वी की, ये चारों मंडल। तो इन चारों मंडलों को हम बारी बारी से पढ़ते हैं और सारा टॉपिक आज का क्लियर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। चलिए देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, पहले उसको हम लिख देते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम पृथ्वी के जो परिमंडल हैं, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे 4 भाग में, ठीक है। पहला होगा भूमंडल, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में जियोस्फीयर कहते हैं। दूसरा होगा जलमंडल, जिसको अंग्रेजी में हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तीसरा होगा वायुमंडल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एटमॉस्फेयर। और एक और मंडल हम लोग समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा जानकारी लेंगे इसका, जिसको कहते हैं जीवमंडल, ठीक है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में बायोस्फीयर, ठीक है। देखिए, ये 4 मंडल को आज हम समझने की कोशिश करते हैं, तो बारी बारी से सारे मंडलों के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो हमारा है जियोस्फीयर, यानी कि जिसको कहते हैं भूमंडल। पृथ्वी के जो सतह है, जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर अपना घर बनाते हैं, जो ठोस भाग है,
उसको भूमंडल कहते हैं। ये निर्मित होता है भूपरपट्टी के चट्टान यानी क्रस्ट का जो रॉक होता है, जो चट्टान होते हैं, और मिट्टी की पतली परतों के द्वारा ये निर्मित होता है ये मंडल। ठीक है, देखिए भूपरपट्टी या क्रस्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। बस आज इतना समझते हैं कि ये ऐसा चट्टान होता है जो धरती के अंदर होते हैं, जिसमें मनुष्य के लिए या फिर जीवों के लिए बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, न्यूट्रिशन एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको इतना बता दें कि इसका जो निर्माण है वो भूपरपट्टी, ठीक है, भूपरपट्टी प्लस मिट्टी की परत का बना होता है। ठीक है, पतली परत जो होता है मिट्टी का उसका बना होता है ये भूमंडल जिस पर हम लोग रहते हैं। इसी की वजह से क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर ठोस भाग देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करके समझते हैं, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ठोस भाग को ही क्यों, पृथ्वी के पूरे सतह को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए पृथ्वी का जो सतह है उसमें दो भाग हैं, एक स्थल जो ठोस है और दूसरा जल जो लिक्विड के फॉर्म में है। ठीक है, तो जो ठोस है जिसको स्थल कहते हैं या फिर जिसको भूमंडल कहते हैं उसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है कई सारे महादेशों में, महाद्वीपों में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो सतह है, ठीक है, पृथ्वी का जो सतह है, देखिए सतह पृथ्वी का, उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक को कहेंगे महाद्वीप, ठीक है, एक को महाद्वीप कह देंगे और दूसरे को कहेंगे महासागरीय बेसिन। ठीक है, महासागरीय बेसिन। ठीक है, एक होता है, देखिए पृथ्वी की सतह को दो भागों में विभक्त कर रहे हैं हम लोग। पहला महाद्वीप जिसको कॉन्टिनेंट कहते हैं, दूसरा महासागरीय बेसिन, ओशियन बेसिन के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ये दोनों समझ लिए तो पूरा जलमंडल और भूमंडल समझ में आ जाएगा। क्लियर है? एक फैक्ट के तौर पर आपको इतना बता देते हैं कि पृथ्वी पर जितना भी हाइट हम लोग नापते हैं, जितना भी हाइट यानी कि पर्वत का हाइट नाप रहे हैं, किसी पेड़ का हाइट नाप रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ का जब हम हाइट नापते हैं या फिर किसी लेयर का हाइट नाप रहे हैं कि ये कितने लेयर पर, या फिर हवाई जहाज कितने हाइट पर उड़ रहा है, ये जो हाइट नापते हैं ना ये समुद्र के तल से नापते हैं। क्योंकि देखिए पृथ्वी पर किसी भी चीज़ का हाइट नापने के लिए हम लोग समुद्र तल का उपयोग करते हैं, समुद्र यानी कि सी लेवल का उपयोग करते हैं। और सी लेवल क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये जल है, ठीक है, तो जल का ये पूरा जल भरा हुआ है इतना सारा, इतना हाइट तक, ठीक है, तो ये जो सबसे ऊपरी भाग होता है ना जल का उसको कहते हैं तल। ठीक है, तो समुद्र का सबसे ऊपरी भाग समुद्र तल कह रहा है, वहीं से हम लोग नापते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि पृथ्वी पर समुद्र का तल सभी जगह समान है, एक ही जैसा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी जगह ज़्यादा ऊंचा है किसी जगह कम, ऐसा नहीं है, सभी जगह समुद्र का तल एक समान है। ठीक है, तो इसलिए यहीं से हम लोग हाइट नापते हैं। ये एक फैक्ट था जनरली। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी पर जो महाद्वीप है इसको 7 महाद्वीपों में डिवाइड किया गया है। अब देखिए 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट है, इसको कॉन्टिनेंट अंग्रेजी में कहते हैं, और 5 महत्वपूर्ण महासागर है। ठीक है, 5 महासागर में डिवाइड करते हैं। क्योंकि देखिए अब कोई बड़ा चीज़ है, भूमंडल बड़ा आकार का है ना, और उस पर हमको अच्छे से रिसर्च करना है तो उसको हमको तोड़ कर समझना होगा। ठीक है, पूरे बड़े को अगर समझना चाहे एक बार में तो बड़ा दिक्कत होता है, इसलिए तोड़ तोड़ करके समझते हैं। इसलिए पृथ्वी की सतह को 2 भागों में डिवाइड कर दिए, एक जल वाला पार्ट अलग, एक स्थल वाला पार्ट अलग। स्थल वाले पार्ट को महाद्वीप कहते हैं, महाद्वीप को भी तोड़ दिए हैं, और जल वाले भाग को महासागरीय बेसिन कह रहे उसको भी तोड़ दिए। क्लियर? तो अभी हम लोग इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं फिगर के द्वारा, आसान से, जल्दी से समझते हैं। देखिए
यहां पर जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर को आप ध्यान से देखना है। देखिए, सबसे पहला जो आपको यहां पर दिखाई देगा, ये आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहला जो महाद्वीप है ये एशिया महाद्वीप। क्या है? एशिया महाद्वीप, एशिया। ठीक है, कंटिनेंट का नाम यहां पर हम लिख देते हैं हिंदी में। देखिए, एशिया पहला। दूसरा जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका। ये हम लिख रहे हैं साइज के हिसाब से। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है, दूसरा में अफ्रीका है, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये हम सीक्वेंस में लिख देंगे आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप, और जो सातवां है वो है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ये 7 महाद्वीप हमने लिख दिया है। ये सातों महाद्वीप जो है ना, ये साइज के हिसाब से क्रम में लिखे हैं। सबसे बड़ा एशिया है, दूसरा में बड़ा जो है अफ्रीका है, तीसरा बड़ा जो है वो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप क्रम में लिख दिए हैं। अब आप इन सारे महाद्वीप को आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे बड़ा एरिया जो पीला कलर जितना भी दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? यहां तक ये एशिया महाद्वीप है। ऐसा कहा जाता है कि धरती पर जितना भी स्थलखंड है, जितना भी भूमि है, उसका 1/3 भाग सिर्फ एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, चलिए, दूसरा जो पृथ्वी है, दूसरा जो हमारा कंटिनेंट है बड़ा साइज में, वो अफ्रीका है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला अफ्रीका है। तीसरा जो बड़ा है वो है नॉर्थ अमेरिका, अब देख सकते हैं कितना बड़ा है। चौथा साउथ अमेरिका। पांचवा जो ये इतना उजला जो दिख रहा है ना आपको यहाँ तक, ये अंटार्कटिका है, ये बर्फ से ढका होते हैं। और छठा जो है वो है यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। इसको अब ऑस्ट्रेलिया के हटा करके ओसेनिया कई बार कहा जा रहा है अभी, लेकिन अभी तक आप ऑस्ट्रेलिया मान को चल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग इसको बारी बारी से समझते जाते हैं अच्छे से। देखिए, एशिया महाद्वीप की यदि बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और पृथ्वी के स्थलखंड का 1/3 महाद्वीप है। ये तो हमने बता दिया। इस पर कई सारे संसाधन हैं जो हमारे उपयोग में यहाँ पर बहुत ज़्यादा संसाधन यहाँ पर पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, साइज बड़ा है, संसाधन ज़्यादा है। इसमें चाइना, भारत जो इतिहास आपका गवाह है समझ सके तो, जिसमें संसाधन इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से जो इकोनॉमी का सिस्टम था वो सरप्लस था यहाँ पर सबसे ज़्यादा। आप देख सकते हैं पूरा इतिहास में जब आप देखिएगा तो जो बैलेंस ट्रेड था, ट्रेड ऑफ बैलेंस जिसको कहते हैं, व्यापार संतुलन, वो भारत और चाइना के पक्ष में था। तो इतिहास में वैसे आप देख सकते हैं, लेकिन अभी तो अमेरिका, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका कह रहे हैं हम लोग, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर बना हुआ है इकोनॉमी और पावर के क्षेत्र में, हथियारों के क्षेत्र में। देखिए, तो एशिया के बारे में और यदि आप बता दें, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा जो चोटी है, जो हाइट है, वो माउंट एवरेस्ट का है। ठीक है, जिसको जो हिमालय रेंज का है, हिमालय जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसी रेंज का सबसे ऊंचा चोटी। जैसे देखिए रेंज क्या होता है, जिसे देखिए ये इस तरीके से आप देखे होंगे ना फिगर पर्वत का, ये जो श्रृंखला है, ये ऐसे, ये टूट नहीं रहा है, बीच में ऐसे टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, तो इसी को कहते हैं, ये श्रृंखला है, ये रेंज चल रहा है। ठीक है, इसको रेंज कहते हैं। और इसी में जो सबसे ऊंचा चोटी है, ये आप देख सकते हैं सबसे ऊंचा चोटी, ठीक है, इसी का नाम है माउंट एवरेस्ट। ये पूरा हिमालय है
और इसी में सबसे ऊंचा चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और यही माउंट एवरेस्ट, इसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, इसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। ये दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है जिसकी हाइट 8,848 मीटर है। कितना है इसका हाइट, कितना है भाई, देखो यहां लिख देते हैं, इसका हाइट है 8,848 मीटर। ठीक है, इसका हाइट है यानी ऊंचाई है, ये ऊंचाई समुद्र तल से है। ठीक है, चलिए, ये दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट। यहां पर दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति चढ़ने वाले, जिसको पर्वतारोही कहते हैं, यानी कि पर्वतारोही बोलो या फिर जो पर्वत के सैर करने जाते हैं, जो पर्वत पर चढ़ना जानते हैं, उनको कह रहे हैं जनरली। तो दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति जिनका नाम, अब यहाँ पर नाम में लिखे क्या, देखिए आपको नाम बताते हैं, एडमंड हिलेरी साहब, जो न्यूजीलैंड के थे, 1953 में गए थे। और उनके साथ भारत के एक थे जिसका नाम है तेंजिंग नोरगे शेरपा। ठीक है, ये दो लोग दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे पहला बार कदम रखे थे। ठीक है, शॉर्ट में यहां पर लिख देते हैं, देखिए शॉर्ट में यहां पर इनका हम नाम यहां पर लिख देते हैं। पहला जो व्यक्ति थे उनका नाम था एडमंड हिलेरी, यहां शॉर्ट में लिख देते हैं हिलेरी साहब, और प्लस में इनके साथ में गए थे शेरपा, तेंजिंग नोरगे शेरपा। ठीक है, ये कब गए थे भाई, 1953 में। ठीक है, 1953 में ये गए थे, कहां पर, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर। ये तो पुरुष की बात हुआ, महिला में भी गया है कोई क्या, तो गया है। दुनिया में सबसे पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी उसका नाम था जुंको ताबेई। क्या नाम था उसका, जुंको ताबेई। ठीक है, ये 1975 में गई थी। ठीक है, ये जापान की थी। और भारत की एक प्रथम महिला गई थी, भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी उसका नाम है बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल, ये 1984 में गई थी भाई। ठीक है, 1984 में। क्लियर, ये एक फैक्ट था, हो सकता है कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। तो ये चीजें जानकारी हो गया। अब देखिए एशिया महादेश का आप लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये पूरा पृथ्वी है, इसको हम जब ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, देखिए इसको जब हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो देखिए ये हो गया पश्चिमी साइड, ये हो गया पूर्वी साइड। ठीक है, तो पूर्वी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप है, और ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बीचों बीच लाइन, ये इसमें यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। तो एशिया महाद्वीप आप देख सकते हैं उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे देखते हैं, ये सारा चीज हमने पिछली क्लासों में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जब अक्षांश वगैरह के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो देखिए एशिया महाद्वीप जो है ये पूर्वी गोलार्ध, और इधर से पूर्वी गोलार्ध, इधर से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर हो गया ये चीज, इसका लोकेशन देख लिया हम लोग। चलो भाई ये तो देख लिया। ये चीज आप कह सकते हैं कि जो ये 23.5 डिग्री पर ये जो कर्क रेखा है, देखिए ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये लाइन, इस लाइन को कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, ये कितने डिग्री पे है, 23.5 डिग्री। ठीक है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको कहते हैं। और ये सारा चीज हमने डिस्कस किया है, इसलिए नहीं बता रहे ज्यादा डिटेल में। ठीक है, आपको यदि देखना हो तो आप पिछला क्लास जाकर के देख सकते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाला क्लास, अक्षांश एवं देशांतरीय रेखा के बारे में। ठीक है, जो शायद दूसरा चैप्टर था शायद, तो आप देख सकते हैं। तो 23.5 डिग्री। एक चीज और इन्फॉर्मेशन के बता दूं, ये सारा का आपको प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो आगे समझते हैं। 23.5 डिग्री ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो एशिया महाद्वीप को नीचे से कट करके जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, एशिया महाद्वीप को कट करके जा रहा है भाई। क्लियर है।
चलो ये तो एशिया का लोकेशन हो गया। एशिया में ये हिमालय आप देख सकते हैं, भारत के ऊपरी इलाके में हिमालय रेंज ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा छत जिसको कहते हैं, यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कई बार कह देते हैं उसको, जो तिब्बत में है, पामीर का पठार उसको कहते हैं, वो आपको एशिया में ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा जो अब इसमें और भी आगे देखते हैं तो देखो भारत में क्या है, थार रेगिस्तान है, चाइना के पास गोबी मरुस्थल है जो कि यहाँ पर एशिया में मौजूद है, क्लियर। चलो अब एशिया के बाहर निकलते हैं हम लोग। एशिया के बाहर दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में जानते हैं। देखिए अफ्रीका जो महाद्वीप है, देखो एक तो हमने बताया कि ये है कर्क रेखा, दूसरा ये जो बीचों बीच काट रहा है पूरे पृथ्वी को, इसको कहते हैं विषुवत रेखा, और ये एक और लाइन आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं इसको? मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। ये भी 23.5 डिग्री पर होता है भाई, ठीक है। 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा, क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इसको लगभग बीचों बीच से कट कर रहा है कौन? विषुवत रेखा, जिसको इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं, क्लियर। अब देखो तो कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है, कंपटीशन का एग्जाम दो या फिर जो भी अच्छे लेवल का एग्जाम दोगे ना आप, या फिर कोई भी एग्जाम, रेलवे, एसएससी, आप एग्जाम जब दोगे या फिर पीसीएस का, तो आपको कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसको तीनों लाइन कट करता है, ठीक है। 3 लाइन कौन है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विषुवत रेखा, इक्वेटर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। ये तीनों लाइन देखो आप इसको कट कर रहे हैं, इस महाद्वीप को, इस महादेश को, ठीक है। कौन सा महादेश है? अफ्रीका को, ठीक है। चलो ये चीज तो हो गया भाई। अफ्रीका में दुनिया का सबसे लंबा नदी कौन है? नील नदी। उसका नाम क्या है भाई? दुनिया का सबसे लंबा नदी जो है वो है नील नदी। लंबा, दुनिया का सबसे लंबा नदी कौन है? नील नदी है, नील नदी, क्लियर। ये अफ्रीका में ही है। विक्टोरिया से आप देखो निकल करके ऐसे होते हुए भूमध्य सागर में चला जाता है, ठीक है, मेडिटेरियन सी में चला जाता है, क्लियर। चलो भाई ये तो हो गया। दूसरा आपको बता दें कि सहारा डिजर्ट, यहां देखो ये है, ये वाला इलाका में सहारा डिजर्ट, सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है, और सबसे बड़ा रेगिस्तान कहां पर है? अफ्रीका में, अफ्रीका के उत्तरी भाग में, क्लियर। उत्तर अफ्रीका में आप कह सकते हैं। और भी देख सकते हैं आपको यहाँ पर एटलस पर्वत एक मिल जाएगा, आपको अफ्रीका में है। ये वाला रेंज जो आपको दिख रहा है ये एटलस पर्वत है, तो आपको ये सारा चीजें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक पर्वत है, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अफ्रीका का कहानी ये है भाई, ठीक है ना। चलो और यदि आप इसका लोकेशन देखो तो देखो ये लगभग उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में कम है, ठीक है, और पूर्वी गोलार्ध में बहुत ज़्यादा है। चलो ये लोकेशन हो गया। अगला जो हमारा महाद्वीप है वो है उत्तर अमेरिका, ठीक है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते चलते हैं हम लोग। उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इसको कहते हैं, ठीक है। ये महाद्वीप को आप देख सकते हैं। इसका लोकेशन यदि सबसे पहले तो लोकेशन देखते हैं, ये पश्चिमी गोलार्ध में है, साफा पश्चिमी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में है। पश्चिमी और उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ अमेरिका स्थित है। लोकेशन इसका ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जो माउंटेन है, एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है रॉकी पर्वत श्रृंखला, एक और है जिसका नाम है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, ठीक है। 2 पर्वत श्रृंखला हैं यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका का कहानी, ठीक है। और इसके अगर अगल बगल में देखा जाए, वो वैसे हम महासागर के बारे में बाद में बात करेंगे। अगला हम देखते हैं, देखिए ये जो नॉर्थ अमेरिका है, ये आप देख सकते हैं एक संकरा भाग से, एक पतले भाग से दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका से अटैच है, ठीक है। साउथ अमेरिका आप देख सकते हैं, इसका लोकेशन ये दक्षिणी गोलार्ध में है और पश्चिमी गोलार्ध में है। दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध में ये साउथ अमेरिका स्थित है। और ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका आपस में अटैच है एक पतला भाग से, पतला संकरा भाग से, जिसको कहते हैं, देखिए
दो बड़ा बड़ा स्थलखंड यदि आपस में जुड़ते हैं एक संकरे भाग से, एक पतले संकरे भाग से, छोटे भाग से, तो उसको कहते हैं हम लोग स्थल संधि। क्या कहते हैं उसको? स्थल संधि। अंग्रेजी में उसको कहते हैं इस्मस। ठीक है, चलो ये भी चीज आपको हम लिख देते हैं यहाँ पर भाई। ठीक है, तो इसका नाम है स्थल संधि। एक मिनट, सॉरी। स्थल संधि, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इस्मस। ठीक है भाई, और इस स्थल संधि का नाम जानते हैं क्या है? पनामा। पनामा स्थल संधि इसको कहते हैं। क्या नाम है इसका? पनामा। देखो यहीं पर लिख देते भाई, पनामा स्थल संधि है। ठीक है, स्थल संधि उसको कहते हैं जो दो बड़े बड़े स्थलखंडों को आपस में जोड़ता हो, वैसे संकरे भाग को स्थल संधि कहते हैं, जिसका नाम है पनामा। क्लियर? देखो दो वर्ड हम उपयोग कर रहे हैं बार बार, जिसको कहते हैं संकरा। क्या कह रहे हैं? संकरा भाग कह रहे हैं ना बार बार। ये भाग ऐसे होते हैं, जैसे देखो ऐसे ऐसे गया। ठीक है, ये पतला सा भाग होता है, यहाँ से एक बड़ा सा भाग जुड़ता है, यहाँ से एक बड़ा सा भाग जुड़ता है। तो ये जो भाग हो रहा है ना, ये पतला सा टेढ़ा मेढ़ा जो भाग होता है, इसी को नाम संकरा दिया जाता है। ठीक है, संकीर्ण एरिया में। चलो भाई, तो ये तो पनामा स्थल संधि हो गया। दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका आपको क्लियर हो गया। दक्षिण अमेरिका में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है ना इतना लंबा सा, ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, एंडीज माउंटेन इसको कहते हैं। ये दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, जिसका नाम है एंडीज। क्या नाम है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है ये एंडीज, जो साउथ अमेरिका में है। और एक चीज, दुनिया का सबसे बड़ा नदी, सबसे लंबा नदी नील नदी, और सबसे बड़ा नदी अमेजन नदी है। क्या नाम है उसका? अमेजन। अमेजन नदी दुनिया का सबसे, ये क्या हुआ? इसके लिए भाई सॉरी, जो भी हुआ सारा खत्म हो गया। कोई बात नहीं, जो भी चीजें लिखा होगा वो तो रिकॉर्डेड है, तो आप उसको लिख सकते हैं भाई। ठीक है ना? ऐसे हम क्या करें, गड़बड़ हो गया, पता नहीं क्या हुआ उसको। तो देखो भाई, हम ये बता रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी अमेजन है। अमेजन नदी बड़ा है। ये क्या है? ये बड़ा। दुनिया का सबसे बड़ा नदी अमेजन है, और दुनिया का सबसे लंबा नदी नील नदी है। ठीक है, जो अफ्रीका में है नील नदी, और साउथ अमेरिका में है अमेजन नदी। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये तो साउथ अमेरिका का कहानी हो गया। तो अभी तक हमने एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका देख लिया है। उसके बाद जो हमारा महादेश था वो यूरोप था। ये आपको यहाँ पर लिखा होगा, आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिएगा, आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, चलो यूरोप के बारे में बात करते हैं। यूरोप जो है ये एशिया से बहुत ही छोटा महाद्वीप है। इसका यदि लोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं ये पूर्वी गोलार्ध में है, और इसको यदि हम इधर से डिवाइड करें तो ये आप देख सकते हैं ये उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में आपको यूरोप दिखाई देगा। क्लियर? तो यूरोप का ये लोकेशन है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि हेमिस्फीयर में। और यूरोप में आप देख सकते हैं एक है यूराल पर्वत, जो यूरोप और एशिया को अलग अलग कर रहा है। इधर एशिया है, इधर यूरोप है। ये एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल। क्या नाम है इसका? यूराल पर्वत। ठीक है, इन सारे पर्वत के बारे में वैसे हम डिस्कस करेंगे आगे। यूराल पर्वत है एक, यहां पर आपको पर्वत दिखेगा यूरोप में, आल्प्स नाम है इसका। क्या नाम है? आल्प्स। आल्प्स पर्वत श्रृंखला है एक
एक यूराल है, यूरोप में ये 2 पर्वत महत्वपूर्ण है, ये आपको दिखेगा। आर्कटिक जो महासागर है, वैसे हम आगे बात करते हैं, पहले महाद्वीप के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है भाई। तो यूरोप के बारे में हो गया। उसके बाद अब आते हैं नया जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इसका लोकेशन आप देख सकते हैं, ये पूर्वी गोलार्ध में तो है ही, दक्षिणी गोलार्ध में है स्थित। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में नीचे की ओर, ठीक है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रेंज है, माउंटेन रेंज, उसका नाम आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसका नाम है, पर्वत श्रृंखला है ये। और ये देखो बहुत पुराना पर्वत श्रृंखला है, वैसा कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया अब क्लियर हो गया। ये 7 महाद्वीप है। एक और महाद्वीप था जो छूट रहा है, जिसका नाम क्या है? अंटार्कटिका। क्या नाम है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप है भाई। ये जो उजला आपको दिख रहा है ना, देखिए ये जितना भी उजला भाग आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये सारा ये क्या है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये बर्फ की परतों से ढका हुआ है। इस पर मानव जीवन लगभग असंभव है, ठीक है। स्थायी मानव निवास यहाँ पर नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे देशों के शोध केंद्र हैं, शोध संस्थाएं हैं। भारत का भी है, जिसका नाम भी आपको हम बता देते हैं। 2 शोध संस्थाएं हैं यहाँ पर, केंद्र है, सेंटर है जनरली। एक का नाम है मैत्री और दूसरा का नाम है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। तो ये 2 जो है शोध संस्थाएं हैं, शोध केंद्र हैं, ठीक है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? अंटार्कटिका में। तो ये 7 महाद्वीप क्लियर हो गए। अब आते हैं इसके साथ साथ महासागर के बारे में। तो ये महाद्वीप का तो ये थोड़ा सा कहानी था, ये लगभग भूमंडल कहानी खत्म है। अब आते हैं जलमंडल के अंदर, जिसको कहते हैं हम लोग जियोस्फीयर, ठीक है। जलमंडल, इसको यहीं पर समझते हैं, ठीक है। यहीं पर इसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं ना, हाइड्रोस्फीयर। जियोस्फीयर तो भूमंडल को कहते हैं। देखो हाइड्रोस्फीयर में आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 महासागर है। वो 5 महासागर के साइज के हिसाब से आपको यहाँ पर हम लिख देते हैं। सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर। दूसरा है, जलमंडल में महासागर जनरली हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये महासागर ही है प्रशांत, जो सबसे बड़ा है। दूसरा है अटलांटिक, तीसरा जो महासागर है वो है हिंद महासागर, चौथा है दक्षिणी महासागर, पांचवा है आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये 5 महासागर आपको साइज के हिसाब से, सबसे बड़ा ऊपर, सबसे छोटा नीचे, इस हिसाब से। क्लियर? चलो भाई, ये चीज तो क्लियर हो गया। अब एक चीज आपको हम बता देते हैं कि जलमंडल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए, पृथ्वी के ऊपर जितने भी मतलब पृथ्वी का जो सतह है, ठीक है, उस सतह पर 71% जल है और 29% स्थल है। क्या है? पूरे पृथ्वी की सतह पर, ध्यान से समझो, 71% जल है पूरे पृथ्वी पर और 29% क्या है भाई? स्थल है। क्लियर? तो 29 स्थल, 71% जल। तो जल का बहुत बड़ा इलाका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी ब्लू नजर आ रहा है वो जल ही है इसमें। ठीक है, चलो वो तो हो गया। जल
में भी यानी 71% जो जल है उसमें भी 97% जो जल है, जल का जो पूरा भाग है, जो जलमंडल में 97% जल महासागरीय जल है, जो बहुत ही खारा है, ठीक है, जिसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका उपयोग नहीं कर सकते भाई, क्योंकि वो बहुत लवणीय जल है, खारा जल है, ठीक है। और उसके बाद भी यदि आपको हम बता दें, ठीक है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा महासागरीय जल आपको दिख सकता है 97.5% है भाई, 97 से भी अधिक है। कौन? महासागर का जल। पूरे जलमंडल में महासागरीय जल बहुत ज़्यादा है, 97% से भी ज़्यादा, जो हमारे उपयोग के लिए नहीं है, लवणीय जल है, खारे पानी का जल है ये, ठीक है। चलो ये तो हो गया भाई महासागरीय जल जलमंडल में। दूसरा जो शेष बचा हुआ जल है, तो शेष बचा हुआ जल आप देख सकते हैं 2.5% है। इसमें भी जो इतना परसेंट जो जल बचा, इसमें भी कुछ जल का भाग बर्फ का परत जमा हुआ है, कुछ हिम नदियां हैं, बर्फ की नदियां हैं, कुछ वायुमंडल में जो वाष्पित हो चुके हैं वो जल है, कुछ नदियों का जल है, कुछ ग्राउंड भूमिगत जल है, कुछ झीलों का जल है। तो समझ सकते हैं ये सारे जल हैं। और उसके बाद भी जो थोड़ा सा जल बचता है वो जल अलवणीय है, वो जल मीठा पानी है, जिसको हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। इसी की वजह से हम ये कहते हैं कि पृथ्वी, जिसको नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इस पर जल बहुत ज़्यादा है, जब आप ऊपर से देखेंगे ना तो ये नीला दिखाई देगा, क्योंकि इस पर जल का मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसलिए नीले ग्रह पर होने के बावजूद हमें जल की कमी महसूस होती है। इसीलिए कई सारे प्रोग्राम चलाते हैं, सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, कई सारे वर्ल्ड में भी, कई सारे इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि जल का संरक्षण किया जाए, जल को बचाओ। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पीने लायक जल बहुत ही कम है, ठीक है। पृथ्वी पर जल तो बहुत है, लेकिन पीने लायक जल कम है भाई। समझ आगे बात? चलो, ये तो जल का कहानी था, ये तो जलमंडल का कहानी है। जलमंडल में सबसे महत्वपूर्ण जो जल होता है वो महासागरीय जल होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा भाग महासागरीय जल का है। महासागरीय जल में 3 तरीके की गति होते हैं। महासागरीय जल का 3 गति होती है। पहला होता है जिसको कहते हैं, देखिए यहां पर लिख देते हैं, महासागरीय जल की गतियां। ये 3 तरीके की होती है। पहला का हम कह सकते हैं कि ये होता है तरंग के रूप में, दूसरा ज्वार भाटा, और तीसरा होता है जिसको कहते हैं महासागरीय धाराएं। ठीक है, अंग्रेजी में इसका आप लिख सकते हैं द वेव्स, ये होता है द टाइड्स, इसको कह सकते हैं ओशियन करंट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 गतियां हैं जो महासागर में आपको देखने को मिलेगा। तरंग, वेव, ज्वार भाटा, जो आप समझ सकते हैं। वैसे इसका हम सारा डिस्कशन करेंगे आगे। ज्वार भाटा तो एक बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हमने डिस्कशन भी किया है, एक क्लास भी लिया है। ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगा ना इस चैनल पर, उसमें आप देखिएगा ज्वार भाटा एक अलग ही टॉपिक बना करके हमने डाला हुआ है। तो उसमें डिटेल में बात किया ज्वार भाटा कैसे आता है, उसका कारण क्या है, उसके प्रॉफिट्स क्या है, लॉस क्या है, ये सारा चीज़ें हमने डिस्कस किया है। तो देखो तरंग क्या होता है, वेव क्या होता है, आप समझ सकते हैं। वेव जो वेव की तरह काम होता है, जैसे ये जो होता है ना, यही तो वेव होता है, ठीक है। इस तरीके से जो जल चलते हैं ना उसको वेव कहते हैं, जिसकी वजह से सुनामी वगैरह आता है ना,
अब देख सकते उतना हाइट में ऐसे करके जो आता है वो वेव्स होते हैं। इसके बारे में वैसे हम डिटेल में बात करेंगे, दिखाएंगे आपको सारा चीज़, टेंशन मत लीजिए। पहले आप बेसिक समझिए। ज्वार भाटा वो होता है जैसे जल, समुद्र का जल आप देखिएगा कभी ऐसे आता है किनारे पर, ऐसे जल आ रहा है और ऐसे ऊपर उठते हुए आता है और फिर नीचे गिरेगा और फिर वापस चला जाता है। तो जो ऊपर उठता है ना जल समुद्र का, उसको ज्वार कहते हैं, और जब नीचे आता है तो उसको भाटा कहते हैं। इसी को टाइड एब्स कहते हैं। ठीक है। एक होता है महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो महासागर में जो धाराएं चलती है, धारा तो आप समझ रहे हैं ना, नदी में भी आप धारा देखे होंगे कैसे चलता है, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके चला जाता है, तो वो होता है धारा। महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा और करंट। वैसे यदि न भी समझ आए कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आगे की क्लासों में। ठीक है, जब हम ये बताएंगे आपको कि समुद्रिक जल की वजह से, समुद्री तरंगों की वजह से कई सारे स्ट्रक्चर बदल जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, उसमें हम ये सारा चीज़ें बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है। वैसे ये सारा चीज़ लगभग हम बात कर चुके हैं, ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा। लेकिन अभी ये 6 क्लास का है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है ना, अपने लिमिटेशन को ध्यान में रखना है। चलिए आगे समझते हैं। यदि आपको सही में जानकारी चाहिए, डिटेल में पढ़ना है, तो आप इसी चैनल पर ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जा करके ये सारा चीज़ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलो भाई, ये तो हो गया। और इसमें हम महासागर को ये आपको बता ही दिए हैं कि महासागर में ये है सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, अटलांटिक, ऐसे करके आपको बताए दिए। देखिए, प्रशांत महासागर को अंग्रेजी में पैसिफिक ओशियन कहते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो लिखने की जरूरत है नहीं। पैसिफिक ओशियन है, ये इधर भी है और यहाँ भी आपको पैसिफिक ओशियन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि तो पृथ्वी ऐसे तो है, पृथ्वी ऐसे है, तो यहाँ भी पैसिफिक, यहाँ भी पैसिफिक, और इसको जब हम ऐसे कर दिए तो एक पैसिफिक इधर चला गया, एक इधर चला गया। वही चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगा, एक इधर हो गया है, एक इधर हो गया है। इसको जब ऐसे गोल करेंगे ना तो दोनों साथ में हो जाएगा। तो पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और इसमें दुनिया का सबसे गहरा गर्त है। यहाँ पर दुनिया का सबसे गहराई यहाँ पर है, जिसका नाम है मेरियाना गर्त। कई बार मेरियाना ट्रेंच इसको कहते हैं, आपने नाम सुना होगा। इसका नाम है मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त। ठीक है। दुनिया का सबसे गहरा भाग जो प्रशांत महासागर में है वह मेरियाना गर्त। इसका गहराई है 11,022 मीटर। ठीक है, 11,022 मीटर ये गहराई है। आप क्या कल्पना कर सकते थे कि पृथ्वी के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा हाइट मेरियाना गर्त का है। ठीक है। चलो भाई, ये तो हो गया प्रशांत महासागर का डिटेल है। ठीक है। इसी से इंटरनेशनल डे लाइन जो हम पिछले क्लासों में आपको डिस्कस किए थे, प्रशांत महासागर से ही होकर के गुजरता है, जो 180 डिग्री देशांतर। चलो आगे समझते हैं दूसरा जो महासागर है। अच्छा, महासागर के आस पड़ोस के बारे में बात कर लें। देखो, महासागर के जो इस साइड आप देख सकते हैं, ये एशिया है, ऑस्ट्रेलिया तो निचले भाग में है, एशिया पड़ जाता है, और इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दिख रहे हैं। ठीक है। चलो, दूसरा जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर। ये आपको यहाँ पर दिखेगा, देखो ये एस की तरह है। ठीक है। तो अंग्रेजी के जो एस अक्षर है इसके तरह इस आकार के अटलांटिक महासागर है। ये दूसरा बड़ा महासागर है और इसकी जो तट रेखा है वो दंतुरित है। दंतुरित तट रेखाएं हैं जो प्राकृतिक पोताश्रय और पतन के लिए आदर्श स्थिति माना जाता है। अब ये क्या हमने बोल दिया, प्राकृतिक पोताश्रय यानी नेचुरल हैवर्स के बारे में बात कर रहे हैं और पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक आइडियल स्थिति आपको देखने को मिल सकता है। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले अटलांटिक का लोकेशन देखते हैं। देखो, अटलांटिक के जो इस साइड है वो नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इधर यूरोप और अफ्रीका है, ये आपको दिख रहा है। चलो भाई, ये तो अटलांटिक हो गया। ये एक चीज हमने जो अभी बोला दंतुरित, उसके बारे में आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। कहाँ गया? हाँ, यहां पर देखो, ये दंतुरित जो तट रेखा है ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है। इंडेंटेड कोस्ट लाइन इसको वैसे कहते हैं। वैसे देखिए, उतना नहीं समझना, बस आप दंतुरित का मतलब क्या होता है, दांत के जैसा, आप इतना समझिए ना। देखो,
दंतुरित तटरेखा है। ये देख रहे हैं दांतों के जैसा, आपको ये जो तट का जो इलाका है ना दांतों के जैसा दिखाई देगा। अब ये प्राकृतिक नेचुरल पोताश्रय के लिए देखो, नेचुरल हैवर्स और नेचुरल हैवर्स नहीं कहते, हार्वर्स कहते हैं भाई, सॉरी इसके लिए। देखो नेचुरल हार्वर्स इसको कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं प्राकृतिक पोताश्रय। ठीक है, पोत का आश्रय है भाई। और पत्तन, जो पत्तन हमने बोला पोट, ये आदर्श स्थिति है। ऐसा किस लिए है? देखो भाई कोई भी जहाज, ठीक है, पोत जनरली जहाज है और कुछ नहीं, बड़े बड़े जहाज को पोत कहते हैं। उसका आश्रय लेना, वो कहाँ रहेगा उसको आश्रय कहते हैं, इसलिए उसका नाम पोताश्रय हो गया। तो देखो पोत जो है, अब देखो ध्यान से, अब देखो यहां से जहाज ऐसे गया और इसमें लग गया, ठीक है, तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, एक तरफ जल जो जाएगा फिर वापस आ जाएगा, जाएगा वापस आ जाएगा। कितना आदर्श स्थिति है, यहाँ बनाना नहीं पड़ रहा है, नेचुरल है। अब देखो यहाँ से गया जहाज, यहाँ पर स्टॉप हो गया, ठीक है, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, उधर से जल दिक्कत नहीं करेगा ना इधर से करेगा, ठीक है। फिर देखो कई जगह पर है, यहाँ पर लग सकता है, यहाँ लग सकता है, यहाँ पर लग सकता है, यहाँ लग सकता है। ये दांतों के जैसा जो तट रेखा बना हुआ है। देखो कोई भी जहाज, अगर मान लो ये पूरा महासागर है और यहाँ पर हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है, तो जहाज इधर से आया और यहाँ पर स्टैंड में अपना लग गया, यहाँ पर जहाज, और ये स्थल से ये सामान उतर गया सब, फिर यहाँ से ऐसे निकलेगा जहाज, फिर सागर से होते हुए कहीं और चला जाएगा। तो ये तीन तरफ से स्थल से घिरा हो और एक तरफ जल से, ताकि आवाजाही हो सके, वो नेचुरल आदर्श स्थिति है भाई, वो पोत के आश्रय के लिए, ठीक है। जहाजों का लगना फिर वापस जाना बहुत ही आदर्श स्थिति होता है। और ये दुनिया का सबसे बिगेस्ट ओशियन है, कौन? अटलांटिक महासागर, यानी कि दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर, क्योंकि यहाँ से व्यापार बहुत ज़्यादा मात्रा में होते रहता है जहाज़ों के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चला। पोताश्रय जनरली आपको समझ में आ रहा है, पोत का आश्रय यानी जहाजों के स्टैंड का बात कर रहे हैं, जहाज कहाँ पर आश्रय लेगा, कहाँ पर रहेगा, उसकी बात कर रहे हैं। और ये पत्तन उसको कहते हैं, पोर्ट्स उसको कहते हैं जहाँ से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम होता है। क्या होता है? इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। देखो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट इसको कहते हैं। देखो इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना, हिंदी में समझ लो भाई आयात, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, ठीक है। तो आयात और निर्यात ये आपको समझ आ गया। आयात का मतलब कोई सामान हम दूसरे देशों से अपने देश में मंगा रहे हैं, वो आयात होता है, और कोई सामान अपने देश से दूसरे देशों में भेज रहे हैं उसको निर्यात कहते हैं, क्लियर, एक्सपोर्ट कहते हैं। चलो ये चीज आप ध्यान में रखना भाई, ये इकोनॉमी का शब्द है। तो ये चीज आपको समझ आ गया। अटलांटिक महासागर बहुत दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है और आदर्श स्थिति प्रदान करता है। चलो ये तो हो गया अटलांटिक महासागर। अगला हम लोग समझते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर देखो भाई इसका लोकेशन यहाँ पर है, इसका लोकेशन यहाँ पर है। इसके उत्तर में आप देख सकते हैं कि एशिया महासागर है, मतलब एशिया है, और जनरली भारत है, और इधर अफ्रीका है, इधर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया वगैरह आप दिखाई दे सकता है। ये जो हिंद महासागर है दुनिया पहला ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है, जैसे कि हिंदुस्तान से बना हिंद महासागर, ठीक है, उसी के नाम पर रखा गया है। तो ये एक महासागर है भाई। चलो यहाँ से भी ये भी मतलब व्यस्त महासागर हो सकता है, यहाँ भी अच्छे खासे यहाँ पर व्यापार होते हैं इस रूट से। चलो उसके बाद जो हमारा महासागर है वो है दक्षिणी महासागर, साउथ ओशियन इसको कहते हैं। वो आपको यहाँ पर दिखेगा, देखो ये 60 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है ना, तो 60 डिग्री यानी कि यहाँ से लेकर के नीचे तक, यहाँ से लेकर के नीचे तक, कहाँ तक? अटलांटिक महासागर तक। ये वाला जो एरिया है, सॉरी अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहां तक
60 डिग्री दक्षिणी ओशियन से दक्षिणी महासागर से लेकर के कहाँ तक, अंटार्कटिका महाद्वीप तक, ये पूरा एरिया दक्षिणी महासागर में आता है। और अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उसको चारों तरफ से दक्षिणी महासागर घेरे हुए है। सुना क्या बात, क्योंकि पृथ्वी जनरली गोल है ना भाई, तो ऐसे घेरे हुए है, उसके बीच में अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी का देखो ना, ये चारों तरफ से दक्षिणी महासागर है और बीच में क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप है गोल, और ये चारों तरफ से क्या है, ये दक्षिणी महासागर है भाई। क्लियर, चलो ये तो हो गया। अगला जो महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस जगह पर है। ठीक है, ये लोकेशन आप देख सकते हैं, उत्तर ध्रुव वृत्त, जिसको हमने आगे बात किया था, नॉर्थ सर्कल के बारे में बात किया था, तो नॉर्थ पोल सर्कल के बारे में बात किया था ना, अक्षांश और देशांतर वाले टॉपिक में। तो उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच में ही है आर्कटिक ओशियन। और आर्कटिक ओशियन जो है ना, ये प्रशांत महासागर से छिछले भाग से जो है ना अलग होता है। तो देखो हमने बताया था कि एक बड़ा स्थल खंड, ठीक है, और एक बड़ा स्थलखंड, दो बड़े स्थलखंड जब आपस में जुड़ते हैं एक पतले संकरे भाग से, उसको कहते हैं स्थल संधि। और दो बड़ा जलखंड, एक प्रशांत महासागर, एक आर्कटिक महासागर, ये दो बड़े जलखंड है। तो जो दो बड़े जलखंड आपस में यदि संकरे भाग से जुड़े होते हैं तो उसको जल संधि कहते हैं। ठीक है, तो एक था हमने बताया था स्थल संधि, दूसरा होता है जल संधि। तो जल संधि को यहां पर लिख देते हैं भाई, कहां पर लिख दें, देखो भाई जल संधि को यहां पर लिखते हैं, यहां लिख देते हैं जल संधि। जल संधि, ठीक है, जल संधि को अंग्रेजी में स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट। ठीक है, ये जल संधि होता है। और ये आपको दिखा देते हैं, ये आर्कटिक ओशियन जो है और प्रशांत महासागर, ये दो जलखंड आपस में जुड़ते हैं बेरिंग जल संधि के नाम से। एक जल संधि से जुड़ते हैं जिसका नाम क्या है, बेरिंग। ठीक है, यहां लिख देते हैं बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, हिंदी में इसको क्या लिखे भाई, बेरिंग जल संधि। ठीक है ना, तो कई बार पूछता है बेरिंग जल संधि किस किस को अलग करता है, तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। क्लियर, यहां पर आपको ये दिख रहा होगा, देखो आपको एक चीज और दिखाते हैं आप फिगर में, जिसको पाक स्ट्रेट कहते हैं जनरली। यहां देखो, ये स्थल संधि और जल संधि का यहाँ पर आपको फिगर यहाँ पर दिखेगा। देखो ये है इंडिया और ये है श्रीलंका। तो इंडिया को श्रीलंका से अलग करने वाला जो जल खंड है, जो स्टेट है, जो जल संधि है, इसका नाम है पाक स्टेट। क्या है, पाक। पाक इसको कहते हैं, पाक स्टेट, जो इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है। क्लियर, या फिर ऐसे ही बोलते हैं बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से अलग करता है। तो ये तो एक स्टेट हो गया। दूसरा जो स्टेट है ये आपको इस्मस यहां पर दिख रहा होगा, स्थल संधि इसको कहते हैं, ये है पनामा। ठीक है, पनामा स्थल संधि, ये तो हमने दिखाया है, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करता है, ये वाला इलाका पनामा इस्मस है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं स्टेट का मतलब, देखो जल संधि का मतलब क्या होता है, स्टेट इज ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। क्या बोल रहे हैं, दो लार्ज वाटर बॉडी, दो बड़े जलखंड को कनेक्ट करता है। ठीक है, लाइक सी एंड ओशियन, अभी हो रहा है जैसे कि समुद्र और महासागर को आपस में जोड़ते हैं ये चीजें। यहां पर आप देख सकते हैं इस्मस, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेस। और यहां पर हो रहा है लैंड को ज्वाइन करते हैं, दो बड़े बड़े लैंड मासेस को आपस में ज्वाइन करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, उसको कहते हैं इस्मस, स्थल संधि। क्लियर हो गया, चलो भाई ये चीज तो स्थल संधि और जल संधि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपको एक चीज और बता देते हैं, यहां पर इस फिगर में आप देख सकते हैं कि दुनिया का जितना भी महासागर है वो आपस में कनेक्टेड है, आपस में सारा कनेक्टेड है महासागर। लेकिन जो महाद्वीप है वो आपस में कनेक्टेड नहीं है सारा। देखो ये तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, चलो भाई स्थल से कनेक्ट है।
यहाँ देखो अफ्रीका स्थल से कनेक्ट नहीं है भाई, जब इसको जूम कीजिएगा ना, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये कनेक्टेड नहीं है। चलो भाई, तो ये फैक्ट के जनरली फैक्ट वाली जानकारी था। तो अभी तक हमने भूमंडल और जलमंडल के बारे में बेसिक नॉलेज अभी तक हमने ले लिया है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर इसको कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो भाई, तो अगला जो हमारा टॉपिक है, देखो ये आपको साइज के हिसाब से ये आपको फिगर में यहाँ पर दिखेगा, वीडियो को पॉज करके रोक करके आप इसको गिन लेना कौन बड़ा है। सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप गिन सकते हैं और गिन के आप बता सकते हैं। चलो भाई, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वायुमंडल, जिसको कहते हैं एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, ठीक है। तो डिस्कस करें। चलो देखो भाई, इसमें सबसे पहला चीज आपको यहां पर हम लिख देते हैं कि देखो वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। देखो भाई, एटमॉस्फेयर उसको कहते हैं, यानी कि वायुमंडल जो पूरे पृथ्वी की सतह को वायु के एक आवरण जो है वो घेरे रखता है, गैसों की परत जो पूरे पृथ्वी को घेरे रखा है उसको वायुमंडल कह रहे हैं। वायुमंडल को मतलब कई सारे घटक के रूप में, टेम्परेचर के रूप में, वायु के दबावों के रूप में, कई सारे कंपोनेंट की वजह से वायुमंडल को 5 परतों में डिवाइड किया गया है, पूरे वायुमंडल को। वायुमंडल की यदि हम बात करें तो पृथ्वी से 1600 किलोमीटर हाइट तक पूरा वायुमंडल है, ठीक है। कितना तक है? 1600 किलोमीटर हाइट तक पूरा वायुमंडल का एरिया है, नीचे से लेकर के 1600 किलोमीटर हाइट तक, और वो समुद्र के तल से होगा, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल को 5 परतों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 5 परत में डिवाइड किया गया है भाई। ये 5 परत का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। क्लियर? ये थर्मोस्फेयर के जनरली आयनोस्फेयर भी कह देते हैं कई बार, वैसे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो ये 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। ये लेयर तापमान के हिसाब से, वायु के दबाव के हिसाब से और भी कई सारे कंपोनेंट्स के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। क्लियर है? चलो भाई, तो ये तो वायुमंडल हुआ। वायुमंडल के बारे में एक चीज और आपको हम बता देते हैं पहले। देखो भाई, वायुमंडल में जो इंपॉर्टेंट वायु है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मौजूद है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑक्सीजन ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। हमको जिंदा रखने के लिए, हमको जीवन प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा जो हमारा गैस है, दूसरा जो हमारा वायु है वो है नाइट्रोजन, जो किसी भी जीव को वृद्धि करने में, ग्रोथ करने में सहायक होता है, तो वो नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन का भी होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है भाई। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा गैस जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्सीजन, शॉर्ट में लिखते हैं O2। इसका परसेंटेज है 21%, इसको कह सकते हैं हम। और दूसरा है नाइट्रोजन, इसको शॉर्ट में N2 लिख देते हैं, ये है 71%, 78% इसको कह देते हैं, ठीक है ना। और बाकी के जो 1% बचा उसमें कई सारे गैस आ जाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, वैसे कई सारे गैस आ जाते हैं, अमोनिया वगैरह भी। तो आप इतना छोड़ दो। एक और आपको बता देते हैं जो शायद आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। CO2 का परसेंटेज होता है 0.003%, ठीक है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्साइड मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो 0.003% ये हमारे जो है वायुमंडल में उपस्थित है, इतना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो भाई, वायुमंडल के जो 5 परत है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, 5 परत का नाम है, पहला का नाम है ट्रोपोस्फेयर, इसको हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या नाम है इसका? क्षोभ मंडल, ठीक है। दूसरा जो परत है इसका नाम है भाई क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल,
समताप मंडल, ठीक है। तीसरा जो परत है उसका नाम है मध्यमंडल, चौथा जो परत है उसका नाम है आयन मंडल, और पांचवा जो परत है उसका नाम है बहिर्मंडल। देखो भाई, छह मंडल को अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल मेसोस्फेयर, आयन मंडल थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर भी कहते हैं, और बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर उसको कहते हैं, ठीक है। देखो भाई, वायुमंडल जो है ये हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से भी बचाता है। अगर सूर्य का जो अल्ट्रावायलेट रे है, अल्ट्रावायलेट जो रे है जिसको परावैंगनिक किरणें कहते हैं, वो यदि डायरेक्ट पृथ्वी के ऊपर आएगा तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो उससे भी हमको बचाता है ये वायुमंडल का चादर। क्यों? समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फेयर में एक ओजोन का लेयर होता है जिसको ओजोन परत कहते हैं, आपने सुना भी होगा। वही लेयर अल्ट्रावायलेट रे को जो है अवशोषित करके, मतलब नीचे नहीं आने देता, उसको बाहर ही रखता है या फिर अवशोषित कर लेता है। तो ये जो है ना ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही जो है ना, मतलब क्या इसको कहते हैं, रोग रोधी इसको कह सकते हैं, रोगों को बचाने में काम देता है, रोग ना हो हमारे शरीर में, इसके लिए मदद करता है ओजोन का लेयर, ठीक है, जो समताप मंडल में ही मौजूद है। चलो ये चीज़ तो हो गया भाई। इसकी यदि हाइट की बात करें तो देखो 0 से लेकर के 16 किलोमीटर तक के हाइट पर आप कह सकते हैं, यहाँ पर हम सारा लिख ही देते हैं। 16 किलोमीटर हाइट तक ट्रोपोस्फेयर होता है, उसका 16 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के हाइट तक स्ट्रेटोस्फेयर होता है, उसके बाद 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक के हाइट तक मेसोस्फेयर होता है, और 80 किलोमीटर से लेकर के आप कह सकते हैं कि 640 किलोमीटर तक जो हाइट होता है वो थर्मोस्फेयर का होता है, आयनोस्फेयर का, और 640 से लेकर के 1600 किलोमीटर तक के हाइट तक आप कह सकते हैं कि वो एक्सोस्फेयर होता है, यानी बहिर्मंडल होता है। क्लियर? 640 किलोमीटर के ऊपर वाले भाग एक्सोस्फेयर में आप कह सकते हैं। देखो भाई, हवाई जहाज या फिर पैराशूट जो होते हैं वो सारे कहाँ पर होते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं। हवाई जहाज उड़ता है कहाँ पर? समताप मंडल में। जो हमारा ये होता है, क्या उसको कहते हैं कि कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट जो सन का चक्कर लगाते रहते, सन का नहीं, पृथ्वी का जो चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे कई सारे सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, या आपको एक सैटेलाइट आपको यहाँ पर दिखेगा, ये एक्सोस्फेयर के अंदर होता है, बहिर्मंडल के अंदर ही पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर? चलो, ये तो भाई हमारा थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी वायुमंडल के लिए आपके लिए, ठीक है। चलो आगे समझते हैं थोड़ा सा वायुमंडल के बारे में, कि वायु जो है, हमने ये बताया कि चलो भाई ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए ज़रूरत है, नाइट्रोजन ग्रोथ करने के लिए ज़रूरत है, तो नाइट्रोजन जरूरी है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड क्या इसलिए ज़रूरी है? देखो इसलिए ज़रूरी, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड भाई अगर रहेगा तो पृथ्वी से निकलने वाले जो हीट होते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेता है अपने अंदर, पृथ्वी से निकलने वाले हीट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान लगभग जीने लायक हो जाते हैं। नहीं तो अगर पृथ्वी पर से कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया जाए तो पृथ्वी का सारा हीट ऊपर उठ के चला जाएगा, वायुमंडल में चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा आप समझ सकते हैं, पृथ्वी इतना ठंडा हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन असंभव होगा। ठीक है, तो CO2 का होना बहुत ही ज़रूरत है, और यही CO2 अगर ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जन होने लगे पृथ्वी के वायुमंडल में, यदि CO2 का मात्रा बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है वो पृथ्वी के हीट को, पृथ्वी के ऊष्मा को ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन असंभव हो जाएगा। तो इसलिए CO2 का उत्सर्जन भी नहीं करना है, बहुत ही कम मात्रा में करना है। अभी हम लोग हथियारों की होड़ में या फिर विकास करने के होड़ में, एनर्जी के होड़ में कई सारे ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका CO2 का है। ठीक है, जिसको भूमंडलीय तापन भी कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, तो आपने इस सब का नाम सुना ही होगा। ठीक है, चलो ये सारा चीज़
चीज तो हो ही गया है। अगला चीज समझते हैं कि देखो भाई, पृथ्वी के सतह पर जो समुद्र का तल होते हैं, तो समुद्र के तल के पास पृथ्वी जो वायु का घनत्व होता है, जो वायु का डेंसिटी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, सघन होता है। क्या होता है? वायु का घनत्व समुद्र तल पर, वायु का घनत्व फिर खत्म हो गया भाई, तो इसके लिए हम दोषी नहीं हुए भाई, अब क्या करें, ये खत्म ही हो जा रहा, तो यहीं पर थे ना हम लोग। चलो, वैसे तो बाकी सारा चीज़ आपको यही एक फ़ायदा है कि मतलब रिकॉर्ड हो रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हमने बताया। देखो, अभी हमने बता रहा था कि देखो अभी हम बता रहे थे कि वायु का जो घनत्व है, वायु का घनत्व यानी कि डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर, ये घनत्व जो है ये समुद्र के तल पर ज़्यादा होता है, समुद्र तल के पास ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वायु का घनत्व कम होते जाता है। यानी कहने का मतलब, घनत्व कहने का मतलब सघन कम है, यानी कि कम वायु है भाई। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, वायु ज़्यादा नहीं है, वो हल्का हो जाता है, ठीक है, यानी कि वायु का मात्रा कम हो जाता है, ठीक है, उसकी सघनता कम हो जाती है, ठीक है, यानी ट्रैफिक कम हो जाता है, ऐसे समझो ना। समुद्र के तल के पास वायु बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो ट्रैफिक ज़्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ट्रैफिक कम होता जाता है। क्लियर हो गया बात? चलो, इसकी वजह से क्या होता है जानते हैं? इसकी वजह से ये होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे हमको सांस लेने में कठिनाइयाँ होगी, ठीक है, और हमारा जो मतलब रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर, वो भी मतलब उसमें भी अनबैलेंस आपको देखने को मिलेगा। देखिए, इसीलिए आप देखते होंगे कि जब पर्वत पर जब चढ़ते हैं लोग, जब माउंट एवरेस्ट पर लोगों ने गया था, या फिर पर्वतारोही जिसको कहते हैं, जो पर्वत की सैर करते या फिर जाते हैं, वो अपने पीठ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं, क्योंकि उनको सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है, ठीक है, तो बीपी लो हो सकता है, आप गिर सकते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि वायु का प्रेशर भी, अब वायु कम है तो वायु का प्रेशर भी कम होता जाएगा, तो वायु का दबाव हाइट बढ़ने पर, ऊंचाई बढ़ने पर कम होता है। क्लियर? एक चीज और आपको बताते हैं कि वायु जो ट्रेवल करता है, वायु जो गमन करता है, वायु जो गतिशील होता है, जो गति करता है, वो हमेशा उच्च वायु जो है, उच्च वायु दाब निम्न वायु दाब की ओर गति करता है। अब ये कैसे हम करें, देखो ध्यान से समझो। अब हमारे पास जो चीज भारा रहेगा उसी को ना हम बाहर फेंकेंगे, ध्यान समझो। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में, मान लो कि हम इसके बारे में डिटेल जान रहे हैं, तो हम इसका जानकारी आपको दे रहे हैं। अगर इसके बारे में डिटेल हम नहीं जाएंगे तो नहीं दे पाएंगे, सॉरी। देखो दूसरा चीज, जो चीज आपके पास है उसी चीज का आप दान कर सकते हैं। जो चीज आपके पास है उसी चीज का आप दान कर सकते हैं, जो चीज नहीं है उसके पास कैसे करेंगे। दूसरा चीज, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आप यदि किसी को देंगे तो पैसा देंगे तो वो किसको देंगे? गरीब को। जिसके पास नहीं है वही तो लेगा ना, जिसके पास है ही वो क्यों लेगा आपसे पैसा? सिंपल चीज। उसी तरीके से हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में वायु है, तो हम उसको वायु देंगे जिसके पास वायु का कमी है, ठीक है। यही नेचर का रूल है, नेचर यही करते हैं कि वायु का प्रेशर यदि यहाँ ज्यादा है, इस इलाके में यदि वायु ज्यादा है तो वायु का प्रेशर ज्यादा है, और इस इलाके में वायु कम है तो वायु का प्रेशर कम है। इसलिए वायु जो गति करता है वो हाई जो एयर का प्रेशर होता है, जो उच्च वायु दाब होता है, वो इस तरीके से जाता है। ये ज़्यादा वायु कम वायु की तरफ चला जाता है ताकि यहाँ पर भर दे, अब बराबर हो जाए दोनों। नेचर का रूल यही कहता है भाई। वैसे मार्क्सवादी भी तो यही कहते हैं ना। वैसे आगे हम देखेंगे, ये तो हिस्ट्री की बात हो जाएगा फिर।
देखो, तो हम ये कह रहे हैं कि उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर वायु गतिशील रहता है, जिसको हम पवन कहते हैं, ठीक है, इसको विंड कहते हैं, ठीक है। तो वायु हमेशा क्या करता है कि जहाँ ज़्यादा है वहाँ से निकल के जहाँ कम है वहाँ पर चला जाता है, उसको भरने का प्रयास करता है। ये नेचुरल नियम है भाई। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? विंड कहते हैं, विंड यानी पवन कहते हैं, पवन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वायुमंडल। तो वायुमंडल क्लियर हो गया। चलो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बायोस्फीयर, जिसको कहते हैं जीवमंडल, ठीक है। तो देखो 3 मंडल हमने पढ़ा, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। इन तीनों के संयोजन से, इन तीनों के सम्मिलित रूप को हम जीवमंडल कह रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन संभव हो पाता है। तो उस चीज़ को यहाँ पर फिगर के द्वारा आपको हम दिखा सकते हैं। देखो ये जो फिगर है, इस फिगर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो ये है एटमॉस्फेयर, कहाँ चला गया? तो ये है एटमॉस्फेयर, ये है लिथोस्फेयर और ये है हाइड्रोस्फेयर, यानी कि वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। ये तीनों के सम्मिलित रूप से यहाँ पर जीवन संभव हो पाया है, यहाँ पर जीवन है। और इस जीवन में आप कह सकते हैं कि सबसे छोटा जीव बैक्टीरिया से लेकर के सबसे बड़े जीव स्तनधारी ब्लू व्हेल तक यहाँ पर जीवन है इस जीवमंडल में। क्लियर? अब हम ये कह सकते हैं कि पूरे जीवों को 2 भागों में, 2 जगत में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जीव को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं जंतु जगत, ठीक है। जंतु में मनुष्य जीव, मनुष्य हो गए, कई सारे जानवर हो गए, छोटे छोटे जानवर सारे हो गए, आप वो कह सकते हैं। और एक होता है जिसको कहते हैं पादप जगत, ठीक है, जिसको में पेड़ पौधा वनस्पति ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो पादप और जंतु 2 भाग में हम जीवों को डिवाइड करते हैं, समझते हैं। एक चीज और आपको हम बता देते हैं कि पूरे जीवमंडल को, चाहे जीवमंडल हो या फिर मनुष्य हो या फिर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, कोई भी हो, ये सारा एक दूसरे से रिलेट करता है, सारा एक दूसरे को प्रभावित भी करता है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर से हम समझते हैं, कैसे? तो देखिए, अगर हम स्थल खंड पर जो पेड़ उगा हुआ है, जो पेड़ उगा हुआ है उस पर यदि जो पेड़ है उसकी यदि हम कटाई कर देते हैं, उसको काट देते हैं, तो जो पेड़ का जो जड़ होता है वो मिट्टी को बांध के रखता है, पकड़ के रखता है। वो तो जड़ कमजोर हो गया, वो मिट्टी को पकड़ेगा नहीं। जल का तेज बहाव आएगा, वायु का तेज बहाव आएगा, वो मिट्टी को बहा करके लेकर चला जाएगा, क्योंकि को पकड़ने वाला जो जड़ था वो तो खत्म हो गया, क्योंकि हमने पेड़ को काट दिया, ठीक है। तो पेड़ के न रहने से स्थल का भाग जल में मिल गया, ठीक है। तो मनुष्य देखो कैसे प्रभावित कर दिया स्थल खंड को, कैसे प्रभावित कर दिया जल खंड को, तो आप समझ सकते हैं। दूसरा चीज, जब भूकंप आता है तो क्या होता है? भूकंप आया, पृथ्वी के अंदरूनी भाग से स्थलखंड पर भूकंप आया तो कई सारे स्थल का आकृति बदल देता है। यदि जल में भूकंप आया, जिसको सुनामी कहते हैं, तो कई सारे जल जो है ना स्थल की ओर बहते हैं और वो स्थलखंड का रूप बदल देते हैं। आपने सुना होगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप का जो कई सारा जो भाग था वो डुबो दिया है। 2004 का जो सुनामी आया था उसमें डूब गया है भाई। तो आप समझ सकते हैं ये जलमंडल कैसे प्रभावित कर दिया स्थलमंडल को। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, गाड़ी, कई सारे केमिकल्स वगैरह का हम उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से जो वायु में प्रदूषण होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर को
दूषित कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, जिसकी वजह से मानव जीवन में तकलीफ हो रहे हैं। सिर्फ मानव ही क्यों, कई सारे जीवों में तकलीफ हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे प्रभावित कर रहा है हर एक मंडल, हर एक जीव, हर एक मंडल को। जिसमें हम लोगों ने ये कहा कुछ देर पहले कि भूमंडलीय तापन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहे है, जिसको देखिए आपने नाम सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग का। अच्छा, वार्मिंग यहां नहीं लगा तो यहां लिखते हैं भाई। ग्लोबल वार्मिंग का नाम आपने सुना होगा, भूमंडलीय तापन इसको कहते हैं। ये क्यों हो रहा है? मानव के द्वारा CO2 का उत्सर्जन ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जन किया जा रहा है, CFC का ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जन किया जा रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऐसे कई सारी चीज़ें। देखो, अगर इस पर जीवन संभव बनाना है भाई, तो इन सारे मंडलों का, इन सारे संसाधनों का मानव जो है सीमित मात्रा में उपयोग करे तो जीवन यहाँ बरकरार रह सकता है। ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो ये जितना भी टॉपिक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, इससे आपको एक बेसिक नॉलेज पृथ्वी के बारे में लगा होगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हुआ होगा कि किस तरीके से पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव हो पाया है। ठीक है, तो ऐसे ही क्लासों के लिए आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में और अगले ही कोई बेहतर टॉपिक के साथ।